हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो क्या हाल चाल आपके। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिक्री के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिक्री। तो डिक्री क्या होता है? डिक्री दो टाइप का होता है, प्रिलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री। तो प्रिलिमिनरी डिक्री में क्या होता है? प्रिलिमिनरी डिक्री डिसाइड्स द राइट्स ऑफ द पार्टी बट डज नॉट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। तो प्रिलिमिनरी डिग्री क्या करता है? पार्टीज के राइट्स को तो डिसाइड करता है बट सूट को कंप्लीटली डिस्पोज नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल पार्टीशन सूट। पार्टीशन सूट में क्या होगा? एक्स वाई जेड जाएंगे कोर्ट के पास और बोलेंगे कि हमारे प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर दो। तो कोर्ट क्या करेगी? उनके शेयर्स को डिटरमाइन करेगी कि हाँ किस पार्टी का कितना शेयर होगा, वो राइट्स डिटरमाइन करेगी। तो वो हो गया प्रिलिमिनरी सूट। बट अभी भी यहाँ पे सूट कंप्लीटली डिस्पोज नहीं हुआ है क्योंकि पार्टीशन का डिग्री अभी तक नहीं आया है। अभी जो राइट्स डिटरमाइन हुआ है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो जो पार्टीज के शेयर्स, जो कि हम पार्टीज के राइट्स बोल सकते हैं, डिटरमाइन हुआ है पार्टीशन सूट में, वो प्रिलिमिनरी डिक्री होगा। तो वही चीज यहाँ बोला गया, डिसाइड्स द राइट्स ऑफ द पार्टी बट डज नॉट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। प्रिलिमिनरी डिक्री जनरली उस केसेस में होते हैं जहां पे प्रोसीडिंग 2 स्टेजेस में होते हैं कि पहले पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन किया जाता है, फिर सेकेंड स्टेज में पार्टीज के राइट्स को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो जो पार्टीज के राइट्स को जब डिटरमाइन किया जाएगा, एडजुडिकेट किया जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रिलिमिनरी डिक्री। फिर जो पार्टीज का जो राइट्स ऑलरेडी डिटरमाइन हो चुका है, ऑलरेडी एडजुडिकेटेड हो चुका है, उसको जब कोर्ट इंप्लीमेंट करेगी तब उसको हम बोलेंगे फाइनल डिक्री। वो सेकेंड स्टेजेस में होगा। तो ये एग्जांपल है पार्टीशन सूट का कि इसमें एक्स वाई जेड कोर्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं हमारे प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर दो। तो कोर्ट क्या करती है? पहले प्रोसीडिंग में एक्स वाई जेड का शेयर डिटरमाइन करती है कि उनका प्रॉपर्टी में कितना शेयर है। तो ये पहला प्रोसीडिंग होगा, इसमें वो प्रिलिमिनरी डिक्री देती है। सेकेंड स्टेज में क्या करती है? जो भी राइट्स डिटरमाइन हुए, जो भी शेयर्स डिटरमाइन हुए, उसके बेसिस पे कोर्ट डिक्री देती है पार्टीशन का कि हाँ उस बेसिस पे प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर दो। ठीक है। तो दूसरे में फाइनल डिक्री आ जाता है और जो भी राइट्स डिटरमाइन हुआ है उसका इंप्लीमेंट हो जाता है। प्रिलिमिनरी डिक्री एग्जीक्यूटेबल नहीं होता है तब तक जब तक उसका फाइनल डिक्री नहीं आ जाता। जैसे कि एग्जांपल है पार्टीशन सूट का कि उसमें फाइनल डिक्री ये नहीं आ जाएगा कि हाँ इस प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर दो, तब तक जो राइट्स, जो शेयर डिटरमाइन हुए उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है। तो प्रिलिमिनरी डिक्री एग्जीक्यूटेबल तब तक नहीं होता जब तक वो फाइनल डिक्री का पार्ट नहीं हो जाता। तो कुछ एग्जांपल्स हैं। सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मेन प्रॉफिट, जो ऑर्डर 20 रूल 12 में दिया गया है। तो देखो, अगर सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मेन प्रॉफिट का है तो इसमें अगर रॉन्गफुल पोजेशन से रिलेटेड डिक्री दे दिया गया कि हाँ ये प्रॉपर्टी रॉन्गफुल पोजेशन का है, तो सपोज वो तो हो गया फाइनल डिक्री। बट उसके बाद सपोज करो पार्टीज ने सूट फाइल कर दिया मेन प्रॉफिट के लिए कि हमारा इतना मेन प्रॉफिट बनता है क्योंकि ये प्रॉपर्टी रॉन्गफुल पोजेशन पे है। तो कोर्ट पहले क्या करेगी कि एक डायरेक्शन देगी कि हाँ जो भी मेन प्रॉफिट है उसको इंक्वायर करने के लिए एक डायरेक्शन देगी। तो वो प्रिलिमिनरी डिक्री में एक डायरेक्शन देगी कि हाँ इसका मेन प्रॉफिट कितना बनता है, उसको डिटरमाइन करने के लिए कि प्लेंटिफ का मेन प्रॉफिट कितना बन रहा है डिफेंडेंट के द्वारा। तो वो हो गया प्रिलिमिनरी डिक्री। फिर उसके बाद जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगा, ये डिसाइड हो जाएगा कि प्लेंटिफ का मेन प्रॉफिट कितना बना है, फिर कोर्ट डिक्री पास करेगी इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ कि हाँ आपको इतना मेन प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हो गया फाइनल डिक्री। तो कोर्ट जब डायरेक्शन देगी कि मेन प्रॉफिट कितना बना है उसको इंक्वायर करो, तो वो प्रिलिमिनरी डिक्री हो गया। बट उसके बाद जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगा, ये डिसाइड हो जाएगा कि हाँ कितना मेन प्रॉफिट है आपका, फिर उसके बेसिस पे जो कोर्ट डिक्री देगी कि आपको इतना मेन प्रॉफिट मिलेगा, वो फाइनल डिक्री हो जाएगा। सिमिलरली सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले कोर्ट पार्टनर्स के शेयर को डिटरमाइन करेगी, सिमिलर टू द सूट फॉर पार्टीशन। तो इसमें भी वैसी करेगी। तो कोर्ट क्या करेगी? पार्टनर के शेयर को कंक्लूसिवली डिटरमाइन करेगी कि किसका कितना शेयर होगा। तो ये हो गया प्रिलिमिनरी डिक्री। फिर उसके बाद कोर्ट ये भी बोलेगी जो भी डेब्ट है पार्टनर्स के पास पार्टनरशिप में वो पे कर दो और डिसोल्यूशन का फाइनल डिक्री देगी ऑन द बेसिस ऑफ द जो पार्टनर का शेयर डिसाइड हुआ है। तो वो फाइनल डिक्री हो गया। और ये जो सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, ये ऑर्डर 20 रूल 15 में है। ये आप एक बार पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। या बस यहाँ पे एग्जांपल देने के लिए बताया मैंने, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर सूट रिलेटिंग टू मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारा प्रिलिमिनरी डिक्री का एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन देखते हैं, वेदर देयर कैन बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री इन द सेम सूट। तो देखो इसमें ना कुछ ओपिनियन में कॉन्फ्लिक्ट हैं। जैसे कि कुछ कोर्ट बोलते हैं कि हाँ एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकता है, बट कुछ कोर्ट बोलते हैं कि नहीं एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री नहीं हो सकता। तो देखो जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट इन भारत इंदर वर्सेस यकूब हसन केस में ये बोलता है कि सूट में सिर्फ एक ही प्रिलिमिनरी डिग्री हो सकता है। फिर कुछ कोर्ट जैसे कि कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे हाई कोर्ट बोलते हैं कि नहीं, सूट में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री हो सकता है।
और ये स्पेसिफिकली काशी वर्सेस आर चेतियार केस में मद्रास हाई कोर्ट ने भी बोला था कि सूट में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री हो सकता है। अब इस पे एक केस समझते हैं। फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल AIR 1967 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि several preliminary decree can be passed in a suit if circumstances justify the same and that it may be necessary to do so particularly in partition suit। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो सकता है वहां पे जहां ऐसा सर्कमस्टेंसेस है जहां पे एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास करना जरूरी है, उस केस में प्रिलिमिनरी डिग्री एक से ज्यादा हो सकता है। और ये भी बोलती है स्पेशली इन पार्टीशन सूट। सपोज करो एक प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो चुका है और वहां पे कुछ पार्टीज के शेयर डिटरमाइन हो चुके हैं, बट उसमें से एक पार्टी का डेथ हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होगा, जो पार्टीज बचेंगे उनका शेयर क्या होगा, ऑगमेंट हो जाएगा, मतलब उनका जो शेयर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट इसमें अलग से एक प्रिलिमिनरी डिग्री पास करेगी, फिर इसमें जो वो शेयर को रिवाइज करेगी। तो देखो एग्जांपल लेते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। XYZ है, तो इसमें कोर्ट ने प्रिलिमिनरी डिग्री पास किया, तीनों का शेयर डिटरमाइन कर दिया, ठीक है। अब सपोज करो जेड का हो जाता है डेथ। अब देखो जेड का जब डेथ हो गया तो जो एक्स एंड वाई है इसका शेयर इंक्रीज हो जाएगा, तो कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, कोर्ट को फिर से प्रिलिमिनरी डिग्री पास करना पड़ेगा। इसमें एक्स एंड वाई का शेयर डिटरमाइन करेगी कोर्ट, ठीक है, सॉरी फॉर हैंड राइटिंग। तो इसमें एक्स एंड वाई का शेयर डिटरमाइन करेगी कोर्ट वापस से, क्योंकि एक्स एंड वाई का शेयर बढ़ गया तो वो कोर्ट रिवाइज करेगी शेयर। तो यहाँ पे अलग से एक प्रिलिमिनरी डिग्री पास करना पड़ता। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी डिग्री कितना हो गया, एक यहाँ पे जो पहले पास किया और अभी एक दूसरा, तो दो प्रिलिमिनरी डिग्री हो गया। तो इस केस में यही बोला जा रहा है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसा है जहां एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास करना जरूरी है, तो वहां प्रिलिमिनरी डिग्री पास किया जा सकता है, बट ये जो केस है पार्टीशन सूट से लिमिटेड है। आपको समझ में आ गया होगा प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं फाइनल डिग्री क्या होता है। तो फाइनल डिग्री में जो होता है ना, वो कोर्ट क्या करती है, सूट को कंप्लीटली डिस्पोज कर देती है। जैसे अगर हम पार्टीशन सूट की बात लें तो पार्टीशन सूट में क्या करेगा, पार्टीशन सूट में कोर्ट XYZ का शेयर डिटरमाइन करेगा पहले तो प्रिलिमिनरी डिग्री में, फिर फाइनल डिग्री में वो क्या करेगा कि वो जो XYZ का शेयर डिटरमाइन हो गया उसके बेसिस पे वो डिग्री देगी कि इसके प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर दिया जाएगा, सबको इतना इतना शेयर बांट दिया जाए, तो सूट वहां पे कंप्लीटली डिस्पोज हो जाता है। अगर वही सेकंड एग्जांपल देखें सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, तो पहले तो शेयर डिसाइड करेगी पार्टनर्स की, हाँ कितना शेयर है, फिर उसके बाद फाइनल में वो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन का डिग्री दे देगी ऑन द बेसिस ऑफ द जो शेयर डिटरमाइन हुआ है। तो यही इसमें बोला जा रहा है कोर्ट कंप्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट। तो अब देखो एक कंडीशन बताते हैं फाइनल डिग्री का, व्हेन द टाइम ऑफ अपील हैज एक्सपायर विदाउट एनी अपील बीइंग फाइल अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिग्री। तो देखो ये क्या कहना चाहता है, तो देखो सेक्शन 97 ऑफ CPC में एक रेस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि कोई भी इंसान जिसके अगेंस्ट में प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुआ है और वो अपील नहीं करता है अगेंस्ट दैट प्रिलिमिनरी डिग्री, उसके अगेंस्ट में जो प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुआ है वो अपील नहीं करता है। अगर डिफेंडेंट के अगेंस्ट में प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुआ है, वो डिफेंडेंट प्रिलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट में अपील नहीं करता है। तो सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स एंड वाई है, पार्टीशन सूट से रिलेटेड एग्जांपल है, एक्स एंड वाई का शेयर डिटरमाइन हुआ प्रिलिमिनरी डिग्री में, तो वाई जो है वो सेटिस्फाई नहीं है इस प्रिलिमिनरी डिग्री से, उसको अपना शेयर कम लग रहा है, बट वाई क्या करता है, वाई अपील नहीं करता है कोर्ट में जाके, दो वो सेटिस्फाइड नहीं है इस प्रिलिमिनरी डिग्री से, उसको लग रहा है उसका शेयर कम है, बट फिर भी वो अपील नहीं करता है अपील का टाइम होते हुए। बट फिर उसके बाद क्या हो जाता है, कोर्ट क्या करती है, इस प्रिलिमिनरी डिग्री के बेसिस पे जो शेयर डिटरमाइन हुआ उसके बेसिस पे फाइनल डिग्री दे देती है और पार्टीशन का डिग्री दे देती है। तो वाई अब फाइनल डिग्री पे अपील नहीं कर सकता, इस पे फाइनल डिग्री पे वो क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये गलत है, क्योंकि उसने वो चांसेस खो दिए। उसको प्रिलिमिनरी डिग्री जब मिला था तभी उसको अपील करना चाहिए था, अगर वो सेटिस्फाई नहीं था अपने शेयर से तो उसी टाइम उसको कोर्ट जाना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि देखो सर हम इस शेयर से सेटिस्फाइड नहीं है। बट अब सर ने क्या किया, अब सर ने तो फाइनल डिग्री दे दिया, पार्टीशन दे दिया उस शेयर पे जो प्रिलिमिनरी डिग्री में डिसाइड हुआ था। तो अब वाई के चांसेस खत्म हो गए कि वो जो पार्टीशन का डिग्री पास हुआ फाइनल डिग्री में, अब उस पे भी वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो वही चीज यहाँ सेक्शन 97 ऑफ CPC में रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि कोई भी पार्टी जो अगर प्रिलिमिनरी डिग्री दिया गया है उससे सेटिस्फाइड नहीं है और वो अपील नहीं करती है अपील का टाइम होते हुए,
तो उसके बेसिस पे जो फाइनल डिक्री दिया जाएगा वो उसको क्वेश्चन नहीं कर सकती है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, व्हेन टाइम ऑफ अपील हैज एक्सपायर्ड विदाउट एनी अपील बीइंग फाइल अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिक्री। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट में अगर कोई अपील फाइल नहीं किया गया है, अपील फाइल कर सकता था, कोई पर्सन अपील फाइल कर सकता था बट उसने नहीं किया प्रिलिमिनरी डिक्री पे, उसके बेसिस पे फाइनल डिक्री पास हो गया है, तो वो फाइनल डिक्री ही वो कहलाएगी। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये अगर हम केस देखें इन शंकर वर्सेस चंद्रकांत AIR 1995, तो इसमें बोला गया है कि जो डिक्री होगा ना वो फाइनल 2 स्टेजेस में होगा। व्हेन टाइम टू फाइल अपील हैज एक्सपायर्ड विदाउट फाइलिंग अपील और द मैटर इज डिसाइडेड बाय द हाईएस्ट कोर्ट। तो इसमें पहला कंडीशन ये है कि जो अपील का टाइम है ना, वो अपील का टाइम एक्सपायर हो गया है और पार्टीज ने अपील नहीं किया है, तो वो डिक्री फाइनल हो जाएगी। देखो अगर सिर्फ फाइनल डिक्री है, उसमें कोई प्रिलिमिनरी डिक्री नहीं है, फॉर एग्जांपल रॉन्गफुल पोजीशन से रिलेटेड डिक्री दे दिया गया कि हाँ ये आपका पोजीशन है, तो ये सिर्फ फाइनल डिक्री है। तो इससे रिलेटेड आप अपील फाइल कर सकते हो, जब तक आपका टाइम है आप अपील फाइल कर सकते हो। जब आपका टाइम एक्सपायर हो जाएगा और आप अपील ने फाइल नहीं किया तो आपका फिर उसको फाइनल डिक्री मान लिया जाएगा, ठीक है। बट जहां पे प्रिलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री है और कोई भी इंसान प्रिलिमिनरी डिक्री से सेटिस्फाई नहीं है और अपील का टाइम होते हुए भी वो अपील नहीं करता है, ठीक है, तो वो फाइनल डिक्री को क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये सेक्शन 97 में रेस्ट्रिक्शन दिया गया, सेक्शन 97 ऑफ CPC में। और फाइनल डिक्री और क्या हो सकता है, मैटर हैज बीन डिसाइडेड बाय द हाईएस्ट कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट मतलब हाई कोर्ट बोल सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं, कि जो मैटर है वो ऑलरेडी हाईएस्ट कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिया गया है, ठीक है, तो ये फाइनल डिक्री कहलाएगा। तो अब देखते हैं फाइनल डिक्री का एग्जांपल। ए फाइल से सूट फॉर प्रीएम्पशन अगेंस्ट बी। तो ए क्या करेगा, ए से प्रीएम्पशन कर लेगा। प्रीएम्पशन मतलब ये जो बी सामान बेच रहा है किसी और को बेचे, ये किसी और को ऑफर करे, उससे पहले ये सामान खरीद चुका है, प्रीएम्पशन कर चुका है। तो इस प्रीएम्पशन सूट में सपोज करो डिक्री पास होता है ए के फेवर में कि हाँ जो आपने प्रीएम्पशन किया, जो सामान खरीदा है, जो किसी और को ऑफर किया जा सकता था बी के द्वारा, जो सामान आपने वो खरीद लिया ऑलरेडी, वो अब आप ही का हो जाएगा। बट उसके साथ एक कंडीशन दिया जाएगा कि जो परचेज मनी है उसको आप 2 महीने के अंदर कोर्ट को पे कर दो, वरना ये सूट डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा, सब कुछ यहाँ पे डिस्पोज कर दिया जा रहा है, वहां पे सारे कंडीशंस को डिस्पोज कर दिए जाते। हाँ यहाँ पे ये डिक्री आप ही के फेवर में है, आपका ही सामान होगा, बट आपके साथ एक कंडीशन लगाया जाता है कि ये 2 महीने के अंदर आप जो भी परचेज मनी है वो पे कर दो, वरना ये सूट डिसमिस हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं ये नेक्स्ट केस। इन शंकर वर्सेस चंद्रकांत AIR 1995 केस में सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है डिक्री फाइनल कब होती है। तो डिक्री फाइनल कब होती है, डिक्री फाइनल 2 टाइम पे होती है। पहला कि when time to file appeal has expired without filing appeal or matter is decided by the highest court। तो इसमें पहला तो कंडीशन ये हो गया कि जब अपील का टाइम है, ठीक है, बट अपील का टाइम रहते हुए अंडर द लिमिटेशन पीरियड, अपील का टाइम रहते हुए किसी पार्टी ने अपील फाइल नहीं किया तो वो डिक्री फाइनल डिक्री कहलाएगी, ठीक है। और या तो जो मैटर है, मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी है, वो ऑलरेडी हाईएस्ट कोर्ट के द्वारा डिसाइड हो चुका है, ठीक है। हाईएस्ट कोर्ट यहाँ हाई कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैटर ऑलरेडी डिसाइड कर दिया जा चुका है, तो वो भी फाइनल डिक्री ही कहलाएगी। वह डिक्री सो फॉर एज रिगार्ड्स द कोर्ट पासिंग इट कंप्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट। इसका ये मतलब है कि जो कोर्ट डिक्री पास कर रही है वो सूट को कंप्लीटली जब डिस्पोज कर दे रही है तो वो डिक्री फाइनल डिक्री कहलाएगी। जैसे कि हमने पार्टीशन सूट देखा, पार्टीशन सूट में क्या होता है कि XYZ के शेयर्स को डिटरमाइन करती है कोर्ट, ठीक है, उनके राइट्स को कंक्लूसिवली तो डिटरमाइन करती है, बट सूट कंप्लीटली डिस्पोज नहीं होता क्योंकि पार्टीशन का सूट अभी नहीं दिया जाता। बट फाइनल डिक्री में क्या करेगी कोर्ट, पार्टीशन से रिलेटेड डिक्री देगी कि हाँ जो उसने शेयर डिसाइड किया उसके बेसिस पे प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर दो, तो यहाँ पे फाइनल डिक्री दे देगी और सूट को कंप्लीटली डिस्पोज कर देगी। तो यही ये 2 कंडीशन इस केस में बताया गया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिलिमिनरी डिक्री असर्टेन्स व्हाट इज टू बी डन, द फाइनल डिक्री स्टेट्स द रिजल्ट अचीव बाय मींस ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री। तो यहाँ पे अगेन हम वही एग्जांपल लेते हैं, मैं बार बार ये एग्जांपल इसलिए समझा रहा हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। XYZ का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रिलिमिनरी डिक्री असर्टेन व्हाट इज टू बी डन, कि प्रिलिमिनरी डिक्री में करना क्या है। तो जो XYZ सूट लेके जाते हैं पार्टीशन का, उसमें प्रिलिमिनरी डिक्री में कोर्ट क्या करता है, कोर्ट शेयर डिटरमाइन करता है। उसमें क्या करना होता है कोर्ट को, कोर्ट प्रॉपर्टी का शेयर डिटरमाइन करता है।
प्रॉपर्टी का शेयर डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है प्रिलिमिनरी डिक्री असर्टेन व्हाट इज टू बी डन। तो कोर्ट को यहाँ पे शेयर डिटरमाइन करना पड़ता है कि क्या करना है कोर्ट को प्रिलिमिनरी डिक्री में, तो वो शेयर डिटरमाइन कर रहा है। फिर फाइनल डिक्री स्टेट्स द रिजल्ट अचीव बाय मींस ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री। तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा फाइनल डिक्री में कि जो शेयर डिटरमाइन हुआ है उसके बेसिस पे कोर्ट फाइनल डिक्री देगा पार्टीशन का। ठीक है, इसके बेसिस पे जो शेयर डिटरमाइन हुआ इसके बेसिस पे पार्टीशन का फाइनल डिक्री देगा कि हाँ इसको प्रॉपर्टी को पार्टीशन कर दो ऑन द बेसिस ऑफ शेयर जो डिटरमाइन हुआ है। ठीक है, प्रिलिमिनरी डिक्री में जो शेयर डिटरमाइन हुआ है उसके बेसिस पे इस प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर दो, वो डिक्री फाइनल डिक्री में दिया जाएगा। तो फाइनल डिक्री में रिजल्ट आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री। तो यहाँ पे एग्जांपल है पार्टीशन सूट का, प्रिलिमिनरी डिक्री राइट्स ऑफ द पार्टी वही शेयर जो डिटरमाइन होगा, फाइनल डिक्री डिवाइड्स द पार्टी इन टर्म्स ऑफ द राइट्स जो डिक्लेयर, जो शेयर डिक्लेयर हुआ है उसके बेसिस पे प्रॉपर्टी को डिवाइड करेगी फाइनल डिक्री में। ये मैंने बहुत आपको डिटेल में समझा दिया है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन देयर बी ओनली वन फाइनल डिक्री इन अ सूट। तो इसमें देखो जनरली तो सूट में एक ही फाइनल डिक्री होता है, बट वहां पे जहां दो या दो से ज्यादा कॉज ऑफ एक्शन को एक साथ जोड़ दिया जाता है वहां पे एक से ज्यादा फाइनल डिक्री दिया जा सकता है। तो देखो एक केस भी है, ये है शंकर वर्सेस चंद्रकांत AIR 1995 एंड रचकोंडा वेंकट राव वर्सेस सत्याबाई AIR 2003। इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि एक से ज्यादा डिक्री एक सूट में हो सकता है, बट यही है कंडीशन कि उसमें जो कॉज ऑफ एक्शन है वो दो से ज्यादा होना चाहिए। अगर दो और दो से ज्यादा कॉज ऑफ एक्शन एक साथ जोड़ दिया जाता है तो वहां पे फाइनल डिक्री एक सूट में एक से ज्यादा हो सकता है। तो आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक पार्टनर ने एक दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का सूट फाइल किया और एक टेकिंग ऑफ अकाउंट का सूट फाइल किया। तो कोर्ट इसमें सबसे पहले क्या करेगी, एक प्रिलिमिनरी डिक्री देगी, उसमें क्या डिक्लेयर करेगी कि पार्टनर्स के कितने प्रोपोर्शनेट शेयर होंगे वो प्रिलिमिनरी डिक्री में बताएगी। फिर उसमें दूसरा ये प्रिलिमिनरी डिक्री ये भी देगी कि जो भी अकाउंट्स है आपस में जो भी लेन देन है उसमें किसका कितना ड्यू है, ठीक है, वो भी डिटरमाइन करेगी। फिर उसके बाद ये फाइनल डिक्री पास करेगी कोर्ट, उसमें क्या करेगी जो प्रोपोर्शनेट शेयर डिटरमाइन हुआ उसके बेसिस पे डिसोल्यूशन का डिक्री देगी और ये भी डायरेक्शन देगी कि कोई भी पार्टनर के पास, पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर के पास अगर कोई डेट है, अगर कोई उनके पास कोई डेट ड्यू है, डेट मतलब लोन, टाइप ऑफ लोन, अगर उनके पास कोई लोन ड्यू है, कोई भी पार्टनर के पास अगर कोई लोन ड्यू है तो कोर्ट फाइनल डिक्री में उनको डायरेक्शन देगी कि उस लोन को पे कर दो और साथ में डिसोल्यूशन का डिक्री दे देगी। तो ये हो गया एक फाइनल डिक्री। दूसरा फाइनल डिक्री क्या करेगी, जो टेकिंग ऑफ अकाउंट से रिलेटेड सूट फाइल हुआ है जिसमें कि डायरेक्शन दिया गया है कि अकाउंट्स को एग्जामिन कर, फिर उसके बाद जब अकाउंट्स का एग्जामिन हो जाएगा फिर उसके बाद ये फाइनल डिक्री देगी कि अगर किसी भी पार्टीज के पास किसी दूसरे पार्टीज का अगर कोई भी अमाउंट उनके पास ड्यू है तो वो उनको लौटा दे, तो ये फाइनल डिक्री देगी। तो इस केस में क्या हो गया, दो फाइनल डिक्री हो गया, एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से फाइनल डिक्री हो गया और एक कोर्ट डिक्री दे रही है कि अगर किसी के पास किसी का पैसा बाकी है तो वो लौटा दो। ठीक है, तो इस केस में दो फाइनल डिक्री हो गया। तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर दो कॉज ऑफ एक्शन एक साथ ज्वाइंट कर दिए जाते हैं तो वहां पे एक से ज्यादा फाइनल डिक्री हो सकता है। अब आगे देखते हैं पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री। तो देखो ये किस केस में हो सकता है, सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद द मेन प्रॉफिट। ये लूसी कोचुवरी वर्सेस पी मरियप्पा गाउंडर AIR 1979 केस में भी बोला गया है कि एक सूट में पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री हो सकता है और इस केस में सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद द मेन प्रॉफिट से रिलेटेड ये सूट था, उसमें ये बोला गया है कि एक सूट में पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री हो सकता है। तो देखो इसमें समझते हैं इसमें कोर्ट ने क्या कहा। सपोज करो कि रॉन्गफुल पोजेशन इसमें कॉज ऑफ एक्शन है, ठीक है, तो कोर्ट क्या किया, जो प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया था उसके फेवर में डिक्री पास कर दिया कि हाँ ये प्रॉपर्टी सच में रॉन्गफुल पोजीशन में है, इसके रियल ओनर आप ही है। तो ये तो हो गया फाइनल डिक्री, ठीक है। फिर रॉन्गफुल पोजीशन तो पास हो गया, अब उसमें एक और कॉन्सेप्ट निकल के आएगा किस, क्या, मीन प्रॉफिट का, जो मैं ऑलरेडी ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुका हूं बट आगे इसको और डिटेल में बताऊंगा। तो वो मीन प्रॉफिट से रिलेटेड डायरेक्शन देगी उसकी, ये मीन प्रॉफिट में आप इंक्वायर करो कि हाँ प्लेंटिफ का कितना मीन प्रॉफिट बनता है या डिफेंडेंट को कितना मीन प्रॉफिट प्लेंटिफ को देना पड़ेगा। ये एक डायरेक्शन देगी जो कि प्रिलिमिनरी डिक्री में देगी, ठीक है। तो ये प्रिलिमिनरी डिक्री हो गया। तो इस केस में क्या हो गया, प्रिलिमिनरी डिक्री क्या हो गया कि ये एक डायरेक्शन दे रही है ये डिसाइड करने के लिए कि प्लेंटिफ का मीन प्रॉफिट कितना बन रहा है, डिफेंडेंट को मीन प्रॉफिट कितना देना पड़ेगा प्लेंटिफ को, ठीक है। तो ये प्रिलिमिनरी डिक्री हो गया। और फाइनल डिक्री क्या हो गया कि हाँ उसने डिसाइड कर दिया कि ये रॉन्गफुल पोजीशन में है तो ये प्रॉपर्टी
किसका हो गया, प्लेंटिफ का हो गया। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है। अब ये हो गया टाइप्स ऑफ डिक्री। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हमने पहले ही पढ़ा था। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को हम डिक्री के इक्विवेलेंट ही मानेंगे। तो जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है ना, वो ऑर्डर 7 रूल 11 में मेंशन है। ऑर्डर 7 एंड रूल 11 में ग्राउंड फॉर रिजेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोला गया ऑर्डर रिजेक्टिंग प्लेंट इज नॉट एन ऑर्डर बट ए डिक्री। वही चीज है कि जो प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, एक ऑर्डर दिया जाता है कि आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जा रहा है विद सर्टेन एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शन है जो प्लेंट को रिजेक्ट करने पे भी वो ऑर्डर ही कहलाएंगे। जैसे कि अगर गलत कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट हुआ है तो बोला जाएगा प्रॉपर कोर्ट में करो, तो प्लेंट को रिजेक्ट किया जाएगा, तो वो ऑर्डर ही कहलाएगा, वो डिक्री नहीं कहलाएगा। बट जनरली जब प्लेंट रिजेक्ट किया जाता है तो वो डिक्री कहलाएगा और वो अपीलेबल है, ठीक है। बट देखो, अगर प्लेंट रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा से इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता है, वो दोबारा से इंस्टीट्यूट हो सकता है। प्लेंटिफ उसको दोबारा से इंस्टीट्यूट कर सकती है ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ये ऑर्डर 7 रूल 13 में दिया हुआ है। ऑर्डर 7 रूल 13 में क्या दिया हुआ है कि प्लेंटिफ जो है ना, अगर उसका प्लेंट रिजेक्ट हो जाता है तो वो वापस से फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। सेक्शन 144 रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड है। रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड का क्या मतलब है कि अगर कोई भी डिक्री दिया गया और अगर उस डिक्री को अपील किया गया और अपील में वो डिक्री को मॉडिफाई कर दिया जाता है या रिवर्स कर दिया जाता है, तो एप्लीकेंट एक एप्लीकेशन देगी रेस्टिट्यूशन के लिए, जो कि सेक्शन 144 में दिया गया है। तो अब देखते हैं सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी में क्या कहा गया है। तो when court determines any question on an application for restitution under section 144 of CPC, same is deemed to be decree। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई एप्लीकेशन दिया गया है सेक्शन 144 में रेस्टिट्यूशन के लिए, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर कोर्ट डिटरमाइन करती है तो उसको हम डिक्री बोलेंगे। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि सच ऑर्डर मस्ट हैव डिसाइडेड द राइट्स ऑफ द पार्टी विद रिगार्ड टू मैटर इन कंट्रोवर्सी। तो कोर्ट जो वो क्वेश्चन डिटरमाइन कर रही है ना, तो कोर्ट वो जो ऑर्डर डिटरमाइन कर रही है ना एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड, उसमें क्या होना चाहिए, जो कोर्ट उस क्वेश्चन को डिटरमाइन कर रही है जो कि एप्लीकेशन दिया गया है रेस्टिट्यूशन का, उसमें जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को जो डिटरमाइन कर रही है कोर्ट अंडर सेक्शन 144, तो वो डिटर्मिनेशन पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करना जरूरी है विद रिगार्ड टू द मैटर इन द कंट्रोवर्सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है इट मस्ट बी फाइनल डिसीजन आइदर ग्रांटिंग रिलीफ और रिफ्यूजिंग द एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया गया है तो कोर्ट जब डिटरमाइन करेगी वो डिटर्मिनेशन फाइनल होना चाहिए कि उसमें जो रिलीफ मांगा गया या तो वो रिलीफ आप दे दो या तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो, तभी वो डिक्री कहलाएगा। अगर फाइनल नहीं है, अगर उसमें फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं है तो वो डिक्री नहीं कहलाएगा। तो फिर से एक बार बताता हूं, अगर कोई भी कोर्ट ऐसा क्वेश्चन डिटरमाइन करती है जो कि सेक्शन 144 में दिया गया एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन के लिए दिया गया, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन डिटरमाइन करती है तो वो डिटर्मिनेशन पहले तो पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करती है जो मैटर इन कंट्रोवर्सी में है। फिर उसके बाद जो वो डिटर्मिनेशन होगा उसके बेसिस पे जो डिसीजन दिया जाएगा वो फाइनल होना चाहिए। तो इसमें जो रिलीफ क्लेम किया गया एप्लीकेशन में, या तो कोर्ट को उसको ग्रांट करना पड़ेगा या तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना पड़ेगा, मतलब एक फाइनल डिसीजन देना पड़ेगा, तब जाके वो डिक्री कहलाएगी। तो अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रिलिमिनरी एंड फाइनल डिक्री। तो एक केस है रेणु देवी वर्सेस महेंद्र सिंह 2003 का केस है ये। इसमें ये बोला जाता है अब प्रिलिमिनरी डिक्री इज वन व्हिच डिक्लेयर्स द राइट्स एंड द लिएबिलिटी ऑफ द पार्टी लिविंग द एक्चुअल रिजल्ट टू बी वर्क आउट इन फर्दर प्रोसीडिंग and when the rights of the parties are finally determined and decree is passed in accordance with such determination is a final decree। रेणु देवी में यही बात बोला जाता है कि प्रिलिमिनरी डिक्री क्या करेगी, वो पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करेगी। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, XYZ के शेयर को डिटरमाइन किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन किया। तो रेणु देवी में भी यही बोला गया है कि जो प्रिलिमिनरी डिक्री है वो पार्टीज के राइट्स एंड लिएबिलिटी को डिटरमाइन करेगी। फिर उसके बाद जो फाइनल डिक्री है वो जो प्रिलिमिनरी डिक्री है उसके बेसिस पे रिजल्ट आएगा। तो इस केस में जो शेयर डिटरमाइन है उसके बेसिस पे पार्टीशन हो जाएगा, उसके बेसिस पे प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज बताया गया है रेणु देवी में कि जो प्रिलिमिनरी डिक्री है वो पार्टीज के राइट्स एंड लिएबिलिटी को डिटरमाइन करती है, बट जो एक्चुअल रिजल्ट आना बाकी होता है वो फाइनल डिक्री में आता है, और वो जो एक्चुअल रिजल्ट आता है वो प्रिलिमिनरी डिक्री के बेसिस पे आता है। अब देखते हैं डिफरेंस प्रिलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री में क्या होता है।
प्रिलिमिनरी डिक्री डज नॉट डिस्पोज ऑफ द सूट एंड फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन। तो प्रिलिमिनरी डिक्री क्या है, इसमें क्या है कि जो सूट होता है वो कंप्लीटली डिस्पोज नहीं होता, इसमें अभी और भी प्रोसीडिंग बाकी होता है, इसमें अभी और भी प्रोसीडिंग बाकी होता है। बट फाइनल डिक्री क्या है, फाइनल डिक्री में सूट कंप्लीटली डिस्पोज हो जाता है, ठीक है। अब प्रिलिमिनरी डिक्री में क्या है, ओनली सम और वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल मैटर्स आर डिस्पोज्ड ऑफ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई मैटर है तो उसमें से कोई एक या कुछ मैटर को ही प्रिलिमिनरी डिक्री डिसाइड करती है, सारे मैटर्स डिसाइड नहीं होते हैं, अभी भी मैटर्स डिसाइड करना बाकी होता है। फाइनल डिग्री में क्या है, राइट्स एंड लिएबिलिटीज आर फाइनली एडजुडिकेटेड, मतलब जो राइट्स एंड लिएबिलिटी है वो फाइनली डिटरमाइन हो जाता है फाइनल डिग्री में। प्रिलिमिनरी डिग्री में क्या है, असर्टन व्हाट इज टू बी डन। प्रिलिमिनरी डिग्री में बताया जाता है कि अभी क्या करना है, जैसे कि पार्टीशन सूट में ये प्रिलिमिनरी डिग्री में बताया जाएगा कि हाँ इसका कितना शेयर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल डिग्री में क्या होगा, स्टेज द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी डिग्री, जो पार्टीशन सूट में XYZ के शेयर आए हैं फाइनल डिग्री में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा उस बेसिस पे, जो प्रिलिमिनरी डिग्री में शेयर डिटरमाइन हुआ उस बेसिस पे प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया जाएगा और पार्टीशन का डिग्री दे दिया जाएगा। तो फाइनल डिग्री क्या होता है, प्रिलिमिनरी डिग्री के बेसिस पे रिजल्ट देता है, ठीक है। प्रिलिमिनरी डिग्री इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, जबकि फाइनल डिग्री डिपेंडेंट ऑन द प्रिलिमिनरी डिग्री एंड सबऑर्डिनेट टू प्रिलिमिनरी डिग्री। देखो पार्टीशन सूट का अगेन एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या है, XYZ का शेयर डिटरमाइन हो गया तो ये तो इंडिपेंडेंट है, बट जब कोर्ट फाइनल डिग्री में प्रॉपर्टी को डिवाइड करेगा तो वो किस बेसिस पे करेगा, वो जो शेयर डिटरमाइन हुआ है प्रिलिमिनरी डिग्री में तो उसके बेसिस पे करेगा। तो यहाँ फाइनल डिग्री प्रिलिमिनरी डिग्री के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यही डिफरेंसेस है प्रिलिमिनरी एंड फाइनल डिग्री का। तो ये डिग्री ऑर्डर एंड जजमेंट का आपका लेक्चर खत्म हो गया। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू subscribe to my channel and share this video to your friends. Thank you very much.